सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं? तो मैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि इसके पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, उस लेक्चर को जाकर फुल वॉच कर लेना। और सबसे पॉइंट मैं आपसे बता देता हूँ कि मेरे घर के बगल में ही बारात आई है। ओके, तो वो हो सकता है आपको थोड़ा नॉइज़ आ रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ करना। तो वीडियो में बने रहना एंड वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहली बात है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना। इसमें जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो टॉपिक इसमें है वो टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे यूट्यूब पर दावा कर रहा हूँ, ऐसे टॉपिक अगर मिल गए तो बता देना। ओके, अगर मिलेंगे तो आपको पेड बैच में मिलेंगे ऐसे टॉपिक। तो चलो टॉपिक क्या ही स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, आज हम लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, जैसे आपको पता है, राइट। देखिए हम क्या करेंगे आज, मैं बता देता हूँ आपको। जल विद्युतीय अपघटन करेंगे, ठीक है। जल का विद्युतीय अपघटन मतलब जल का कैसे विद्युतीय अपघटन होता है, एंड उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अपक्रिया भी कंप्लीट करने वाले हैं फाइनली। ओके, तो हो सकता है विस्थापन अपक्रिया में थोड़ा बहुत रह जाए, वो भी एग्जाम्पल रहेगा और थ्योरी नहीं रहेगी, उसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलो देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तो आगे हमारा इंडेक्स में हमने देख लिया, तो आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा दोहरान कर लेते हैं, ठीक है। हमने रासायनिक अपक्रिया को बताया था आपको, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको डेप्थ में बता दिया। ओके, और संतुलन करना क्या आवश्यक है, अपक्रिया के प्रकार हमने बता दिए हैं। तो चलो आगे देखते हैं। ओके, देखिए जल का विद्युतीय अपघटन, पहले एक हम क्रियाकलाप देख लेते हैं। ओके, क्रियाकलाप देखेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो माइंड आपका सेट हो जाएगा उस पर जाकर। ओके, देखिए एक बीकर है, राइट। यह एक क्या है, बीकर है। एंड इस बीकर के अंदर आप देख रहे हैं, इस बीकर के अंदर पानी है ना। इस बीकर के अंदर पानी है, एंड ये 2 रॉड आपको दिख रही होंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 रॉड आपको दिख रही हैं, है कि नहीं। ये 2 रॉड जो दिख रही हैं, ये रॉड कैसी रॉड हैं, तो एक रॉड ग्रेफाइट की रॉड है। ओके, किसकी रॉड है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप देख रहे हैं, ग्रेफाइट कैसा होता है आपको पता होगा, मैं बता दूं ग्रेफाइट कैसा होता है। तो ग्रेफाइट आप देखेंगे, पेंसिल जो होती है वह ग्रेफाइट की ही बनी होती है। एंड जो सेल होता है हमारे घरों में, जो सेल उपयोग करते हैं रिमोट में, एंड छोटे छोटे जो सेल होते हैं जो रिमोट में यूज किए जाते हैं, वो ग्रेफाइट के अंदर उसके ग्रेफाइट का मटेरियल पाया जाता है, राइट। तो वही ग्रेफाइट होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है आपको, एनोड, एनोड को हम क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, एंड कैथोड को हम माइनस बोलते हैं। तो ये 2 टर्म आपको पता चल गया, राइट। ये 2 टर्म आपको पता चल गया, एनोड एंड कैथोड, राइट। तो देखिए ए हमारा तो कैथोड हो जाता है, एंड ए हमारा नहीं, ये हमारा कैथोड हो जाता है, रेड वाला हमारा कैथोड हो जाता है, एंड क्या बोलते हैं ग्रीन वाला जो है वो हमारा एनोड हो जाता है। एनोड का मतलब है प्लस, कैथोड का मतलब है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस पर बोल्ट दे दिया, कहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने इस पर बोल्ट दे दिया। तो 6 वोल्ट बैटरी है। तो देखिए जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, इस पानी में रखी हुई राड में से विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो यह क्या निकलता है पता है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यही होता है, राइट। मैं थ्योरी आपको दिखा देता हूँ, थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए समझ लीजिए, मैंने जो बोला वही यहाँ पर लिखा है। देखिए, बैटरी का धन सिरा जिस राड से जुड़ा एनोड होता है, ठीक है, AP से दर्शाते हैं। बैटरी का जो सिरा, बैटरी का ऋण सिरा जिस राड से जुड़ा कैथोड कहलाता है, स्विच ऑन। ओके, जल में तो स्विच ऑन जब कर देंगे, देखिए कहने का मतलब है कि वो कैथोड कहलाता है। तो ये देखिए कैथोड कहलाता है, एंड ए एनोड कहलाता है। तो फिर स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाता है। मतलब इसमें से क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन भी निकलता है एंड हाइड्रोजन भी निकलता है। ओके, समझे, समझ में आ गया होगा, आशा है। चलिए, O2 निकलता है एंड H निकलता है, राइट। अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे क्या है, ऑक्सीजन गैस हमें एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर प्राप्त होती है। तो ये भी तो बात क्लियर होना चाहिए ना कि एनोड गैस कहाँ पर, मतलब हाइड्रोजन गैस कहाँ मिल रही है, एंड क्या बोलते हैं ऑक्सीजन गैस कहाँ मिल रही है। तो भैया ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ मिलती है, एनोड पर। एनोड का मतलब है प्लस वाले पर, हमें प्लस वाले पॉइंट पर हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, राइट। एंड वही बात बोले, कैथोड वाले पॉइंट पे जो है हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, राइट, समझे। चलो, कैथोड का मतलब है माइनस में जो है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे हमारी क्या आ जाती है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बस कॉन्सेप्ट आपका बेसिक से क्लियर होगा यहाँ पर ही। देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, मतलब जिसमें ऊष्मा निकले वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा परिभाषा हो जाती है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, परिभाषा। ओके, परिभाषा हो जाता है। तो ये परिभाषा को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है और परिभाषाएं ही पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड में। ओके चलो देखिए, तो क्या होता है, अब एक हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल अपना ए टू जेड ले लेते हैं। तो देखिए ए मिलता है एंड प्लस बी, तो क्या बनता है ए बी। ए बी तो बनेगा भैया, ए प्लस बी मिलेगा तो ए बी तो बनेगा, लेकिन उसमें क्या निकलेगी, सिंपल सी बात है कि उष्मा निकलेगी बस। प्लस मतलब उष्मा जो है बाहर ही निकलेगी, उसमें उष्मा जुड़ा रहेगा। देखिए क्या क्या निकलता है, उष्मा निकलती है, क्लोरीन निकलती है, कैसे निकलता है, तो देखिए क्या क्या निकलता है अभी मैं सब आपको डेप्थ में बताने वाला हूँ। ओके तो बस थोड़ा से कंसंट्रेशन बनाए रखना, बस वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूल जाओगे तो मत कहना, राइट। चलो देखिए यहाँ पर मीथेन है, तो सबसे पहले पॉइंट आपको HCH4 को मीथेन मान लो नहीं ये है, इसे याद कर लो और इसे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि यह मीथेन ही है, या रियलिटी ही है कि यही मीथेन है, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, इसको क्लियर कर लो। एंड O2 तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो O2 मिलता है जब इसमें, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ठीक है, H2O मतलब जल, H2O मतलब जल, तो यह जल और उष्मा प्रकाश में टूट जाता है। ओके तो इसमें क्या निकलता है, उष्मा एंड प्रकाश निकलता है। समझे, समझ लिए आप, समझेंगे नहीं समझे, आशा है आप समझ गए होंगे। जब मीथेन मिला O2 में तो CO2 एंड H2O बना और उष्मा प्रकाश निकला। ओके देखिए अब ये मत कहना कि फॉर्मूला ये कैसे बना, ये कैसे बना, CO2 कैसे बना एंड H2O कैसे बना, मैंने इसकी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लेना कैसे फॉर्मूला बनाए जाते हैं। ओके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड। देखिए भैया ध्यान से देखिए, बस कोई इसमें बड़ी बात नहीं है समझने में, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ, किसके साथ, ट्रिक के साथ। देखिए यदि उत्पाद में उष्मा निकले, क्या निकले, उष्मा जुड़ा हो, ऊर्जा जुड़ा हो, x kg जुड़ा हो एंड x किलो क्लोरीन जुड़ी है एंड क्वांटिटी, देखिए तो क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अपक्रिया है। और उष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है, उष्माक्षेपी अपक्रिया यदि अभिकारक में उष्मा, ऊर्जा, x kg किलो क्लोरीन, तो ये क्या होगी, उष्माक्षेपी अपक्रिया। ओके अभिकारक में हो तो उष्माक्षेपी अपक्रिया, तो ये दोनों ही होता है, उष्माक्षेपी अपक्रिया होता है, राइट, माइनस में हो या प्लस में हो तो उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर माइनस में दिया, यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस माइनस में किस में भी दिया हो वह उष्माक्षेपी अपक्रिया ही होती है, राइट। चलो आगे देखें। देखिए A प्लस AB प्लस C, AC प्लस AB 500 kg, 500 kg। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाह, मतलब कहने का मतलब है मेरा कि यह एग्जाम्पल के साथ भी है, तो इसको समझने में आप प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, बस बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके तो देखिए यहाँ पर AB प्लस AC, तो क्या बनता है, AC मिल जाता है, मतलब AC मिल जाता है एंड B अलग हो जाता है। तो देखिए तो 500 kg निकलता है, तो kg निकलता है क्या होगा, उष्माक्षेपी अपक्रिया। एंड एल्युमिनियम प्लस फेरस ऑक्साइड, देखिए फेरस ऑक्साइड जो मिलता है इसमें, तो एल्युमिनियम O3 Fe बनता है, तो इसमें उष्मा, देखिए कहने का मतलब है मेरा कि उष्मा निकल रही है, तो क्या होगा, देखिए इसमें AB प्लस उष्मा और A प्लस बी, तो इसमें उष्मा तो निकल ही नहीं रहा है भैया, इसमें तो उष्मा निकल ही नहीं रहा है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, राइट, यह गलत है। एंड ए सही है, ए सही है, तो इन सबको टिक कर लो। ओके इन सबको आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिख भी सकते हो, राइट। एंड वो ट्रिक को लिख लेना, ट्रिक को मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रिक को नोट डाउन कर लेना, ठीक। चलो आगे देखिए, अब AB प्लस C माइनस उष्मा मिलता है, तो हाँ भैया माइनस में हो या प्लस में हो, मैंने आपको बता दिया, माइनस में हो या प्लस में हो तो वहाँ उष्माक्षेपी ही अपक्रिया होती हैं, तो यहाँ पर उष्माक्षेपी अपक्रिया ये भी हो गया, ये क्या हुआ, उष्माक्षेपी अपक्रिया।
देन ए भी उष्मा से पी, क्योंकि उष्मा निकल रही है भाई तो उष्मा से भी क्रिया होगी। ओके चलो आगे, टॉपिक क्लियर होना चाहिए बस। देखिए नोट देख लीजिए, तो नोट क्या है फ्रेंड, नोट देखिए श्वसन को ऊष्मासेपी अपक्रिया कहा जाता है। श्वसन जो करते हैं वह ऊष्मासेपी अपक्रिया है, ठीक। श्वसन को ऊष्मासेपी अपक्रिया कहा जाता है। अब कैसे अपक्रिया कहा जाता है देख लीजिए क्या हो रहा है। देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस उष्मा निकल रही है। ओके प्लस उष्मा निकल रही है तो यह क्या होगी, ऊष्मासेपी अपक्रिया होगा, राइट। अगर कहीं प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। चलो आगे देखते हैं। देखिए साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मासेपी क्रिया होती है। साग सब्जी जो होती है उनका कंपोस्ट बनना भी विघटित होकर, मतलब उसको सड़गल के कंपोस्ट जो बन जाता है वह ऊष्मासेपी क्रिया ही होती है, क्योंकि उसमें उष्मा निकलती है। चलो कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। देखिए ऊष्मासेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिन्हें संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, या ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा की अवशोषित होती है। क्या होती है, ऊष्मासेपी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया, भैया ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऊष्मासेपी आ गया, मैंने सोचा ऊष्माशेपी ही है लेकिन ऊष्माशोषी आ गया, वहाँ पर ऊष्माक्षेपी था एंड यहाँ पर ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें मतलब जिसमें संपन्न कराने की, मतलब जिन्हें संपन्न कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, या ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित हो। क्या हो, उष्मा अवशोषित हो, मतलब उष्मा जाए, मतलब उष्मा जाए तो वहाँ पर उत्पाद में उष्मा न निकले तो क्या होती है, ऊष्मासेपी अपक्रिया होती है, राइट। उत्पाद में नहीं होगा एंड अभिकारक में होगा। अभिकारक में उष्मा होगा, या बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उत्पाद में होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए या तो साध्य या तो हो, तो दो में तो बात बननी चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 है, ठीक है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, ठीक है। यह गैस है इसीलिए यहाँ पर तीर का निशान लगाया गया है। ओके कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है तो है। चलो देखिए, अब देखिए लेड नाइट्रेट को तापन किए हैं। जब लेड नाइट्रेट को, मतलब लेड नाइट्रेट पदार्थ है, एक तत्व है, जब उसको गर्म किए, ताप दिए तो क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2 बना। तो इस तरीके से बना। इसमें ताप की आवश्यकता पड़ी, किसकी आवश्यकता पड़ी भैया, ताप की आवश्यकता पड़ी, एंड यहाँ पर उष्मा की आवश्यकता पड़ी। तो ये भैया ऊष्माशोषी अपक्रिया है। सामान्यतः वियोजन अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया भी होती हैं, राइट। चलो हाँ, तो वियोजन अपक्रिया जो लेक्चर नंबर 3 में उसको जाकर देख लेना अच्छे से, वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। नहीं लेक्चर नंबर 4 में वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उसको भी दे दूँगा। ओके चलो ऊष्माशोषी अपक्रिया के ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या भैया, ट्रिक क्या है भैया, ट्रिक देखिए ऊष्माशोषी अपक्रिया। ट्रिक, यदि अपक्रिया या तीर पर उष्मा ऊर्जा क्यों kg x किलो क्लोरी, तो ये सब अगर हों तो क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलेंगे। तीर पर होनी चाहिए, यदि अभिकारक या तीर पर हो तो यह ऊष्माशोषी अपक्रिया होंगी, राइट। चलो आगे देखते हैं। देखिए अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसको कर देते हैं, बता देते हैं आपको मैं। देखिए विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए विस्थापन अपक्रिया का मतलब विस्थापन अपक्रिया का मतलब विस्थापित कर देना, हटा देना, वहाँ से विस्थापन कर देना। मैं जैसे किसी पदार्थ को तो उसे विस्थापित कर देते हैं, तो विस्थापन अपक्रिया का सीधा से मतलब है कि विस्थापित कर देना। मतलब एक पदार्थ, यहाँ पर पदार्थों की बात होगी तो यहाँ पर पदार्थ ही करेंगे जो करेंगे ना, हम तो थोड़ी ना करेंगे, यहाँ पर पदार्थ ही करेंगे। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थों को हटा देते हैं। अभी बात नहीं हो रही है कि कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल नहीं है। तो देखिए जो पावरफुल है वह तो, जो पावरफुल है उसे तो हटा ही देगा। अगर आप मोटे हैं, ताकतवर हैं, तो एक पतले व्यक्ति को आप हटा सकते हैं उस स्थान से, उसको दबा सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, उसको दबा सकते हैं उसकी बातों के। तो यहीं पर वैसे ही होता है विस्थापन अपक्रिया, राइट। देखिए विस्थापन अपक्रिया का मतलब है भाग सकता है, मार सकता है। तो देखिए यहाँ पर मोटू का जो उदाहरण लिया गया है, मोटू का उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही तगड़ा उदाहरण दिया गया है, तो देख लीजिए। ओके समझिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए समझिए जो मैंने बोला यहीं पर लिखा है, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील कम पावरफुल तत्व को
मतलब कम पावरफुल यानी कम तत्व कम अपक्रिया तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर दे, मतलब कम ताकत कम अपक्रिय तत्व को उसके यौगिक से पावरफुल अपक्रिया को उसके यौगिक से अलग कर दे, हटा दे, विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। तो भैया इन सबको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना, इन सबको भूलना मत, अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। जैसे कि फेरस सल्फेट है, देखिए फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट राइट, तो फेरस सल्फेट की बात हुई तो फेरस सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट बन गया एंड फेरस अलग हो गया। तो भैया ये कैसे बना, देखिए कैसे बना अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी तभी आप इस सूत्र को बना सकते हैं। यहाँ पर की बात ऐसे आती है। तो देखिए फेरस सल्फेट को बनाने के लिए मैं आपको बताऊँ कैसे ये अलग हुआ। तो सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी। सक्रियता श्रेणी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यही सक्रियता श्रेणी। ओके, तो देखिए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, सिलिकॉन, लेड। ओके, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag मतलब सिल्वर। तो देखिए यहाँ पर ये जो बने हैं, ये सब जो बने हैं ये क्या है, ये क्या है भैया, ये हमारे सक्रियता श्रेणी है। मतलब जो तत्व नीचे है, जो तत्व नीचे हो वो कम अपक्रियाशील है एंड जो तत्व ऊपर है वह अधिक अपक्रियाशील तत्व है, मतलब अधिक पावरफुल तत्व है, हाई पावरफुल तत्व हैं, एंड जो नीचे हैं वह कम पावरफुल तत्व हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक ऊपर है एंड फेरस नीचे है, ठीक है, जिंक ऊपर है एंड फेरस नीचे है। तो मैं उसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, बता देता हूँ एक बार। देखिए फेरस, तो फेरस जिंक जो अधिक पावरफुल है, समझने का प्रयास कीजिए, जिंक जो है अधिक पावरफुल है एंड फेरस कम पावरफुल है, तो जिंक इसके साथ जाकर अपक्रिया कर लेगा एंड जिंक सल्फेट बनेगा, फेरस अलग हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हुआ, विस्थापन अपक्रिया हुई, राइट, विस्थापित कर दिया ना उसके तत्व से, कम अपक्रियशील तत्व को अधिक अपक्रियशील तत्व ने उसको विस्थापित कर दिया उसके यौगिक से, तो वह विस्थापन अपक्रिया हुई, राइट। चलो तो आप समझ रहे हैं ना, आप वीडियो में बने हैं ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए कौन ज़्यादा अपक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी पता करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहली बात सक्रियता श्रेणी, तो इस श्रेणी में तत्वों को उनकी अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया गया है। देखिए समझ लीजिए, तो एक ट्रिक है जो हमने हमारे सर ने, हमारे मैम ने पढ़ाई थी, जो ट्रिक है, ली के बाबूजी ने काजू से मांगी अलमारी जमीन कार फ्रिज नी तो शादी पोस्टपोन, ठीक है, शादी पोस्टपोन होगी, शादी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन ही होगी। तो देखिए एक ट्रिक है, तो ट्रिक से अगर याद कर सकते हैं तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे, पोटेशियम एंड एन से सोडियम, का से कैल्शियम एंड सी से एस से कुछ नहीं, मांग से मांगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जमीन, जिंक, क्रोमियम, कार से क्रोमियम एंड फ्रिज से फेरस एंड नी तो शादी, जैसे सिलिकॉन एंड पोस्टपोन से लेड। ओके, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर जोड़ देना है प्लस में, राइट। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पर हमने इस सबको बता दिया है, इसको कर लेना, अच्छे से समझ लेना। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, इसको मैं बता देता हूँ। कैल्शियम सल्फेट है, जो कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सॉरी कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट जो है भैया, और फेरस है, तो फेरस और कॉपर सल्फेट। देखिए फेरस जो कॉपर है वो अधिक अपक्रियाशील है कि फेरस अपक्रियाशील है, जो तत्व ऊपर होगा वही अधिक अपक्रियाशील होगा। तो भैया Cu आपको हेरना है, तो Cu कहाँ है भैया, Cu सबसे नीचे है, Cu को मैंने यहाँ पाया एंड फेरस को यहाँ पाया, तो ये अधिक अपक्रियाशील, फेरस अधिक अपक्रियाशील, तो फेरस सल्फेट एंड प्लस कॉपर फेरस सल्फेट एंड प्लस कॉपर बनेगा। ओके, क्या बनेगा, कॉपर, राइट। तो ऐसे ही होता है, अधिक कम अपक्रियाशील है, अधिक अपक्रियाशील, तो ऐसे ही होता है। चलो तो देखिए सो फ्रेंड, स्टार्ट होने वाली है हमारी क्विज। तो क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करिए, देखिए फिर क्विज आ गया। ओके, तो क्विज को देखिए, क्विज हम करने वाले हैं। तो क्विज हमारी फर्स्ट क्विज क्या है, देखिए क्विज फर्स्ट आंसर जरूर टाइप करना। ओके, आपके फ़ोन पर अच्छे से शो नहीं होगा, फिर भी स्क्रीन पर दिखेगा। ओके, तो देखिए क्विज में आपको पार्टिसिपेट करना एंड क्विज से आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। चलो क्विज स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्विज है हमारी, विस्थापन अपक्रिया में विस्थापित कौन होता है, भैया बताइए कौन होता है विस्थापन अपक्रिया में विस्थापित। अभी मैंने आपको बताया कौन तत्व हटता है, ये भी बता दे रहा हूँ, कौन सा तत्व हटता है बताइए, आप बता सकते हैं आप,
ठीक है। तो देखिए कौन सा तत्व हटता है मैं बता दूँ आपको। चलो तो मैं बता दूँ, कम अपक्रियाशील तत्व हटते हैं, राइट। क्या हटते हैं? कम अपक्रियाशील तत्व ही तो हटते हैं, आपको पता होगा। कम अपक्रियाशील तत्व जो होता है अधिक अपक्रियाशील तत्व उसे हटा देता है उसके यौगिक से, है ना। चलो नेक्स्ट कोई देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अपक्रियाशील तत्व है? सर्वाधिक अपक्रियाशील तत्व है। तो देखिए मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताया, सक्रियता श्रेणी से आप बता सकते हैं, राइट। तो देखिए मैं आपको सक्रियता श्रेणी ही दिखा देता हूँ। ओके, सक्रियता श्रेणी। ओके, तो देखिए सक्रियता श्रेणी में कुछ इस तरीके से है। देखिए लिथियम, पोटेशियम, ओके समझे। चलो देखिए लिथियम, पोटेशियम, बेल्जियम एंड सोडियम। तो सोडियम क्या है, पहले मिल गया हमें, तो इसमें क्या मिल रहा? सोडियम। मैग्नीशियम तो नीचे है, मैग्नीशियम नीचे है एंड सोडियम ऊपर है, एंड हाइड्रोजन यहाँ पर है, कॉपर भी यहाँ पर है, राइट। तो सबसे अधिक अपक्रियाशील कौन हुआ? सोडियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके चलो अब आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो भैया देखिए हमने आज क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा आज? जल का विद्युतीय अपघटन पढ़ा एंड ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया को हमने देख लिया, विस्थापन अपक्रिया को देख लिया। ओके तो देखिए आगे अब सारांश हमने कर लिया, आज हमने इसको पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम 2 विस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे। 2 विस्थापन अपक्रिया, अभी हमने विस्थापन ही अपक्रिया पढ़ा था, लेकिन अब हम 2 विस्थापन अपक्रिया होती क्या है, कैसे इनका सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में आ जाता है कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे, आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को देखना मत भूलना, वीडियो को फुल देखा करो, इसी तरह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड एग्जाम टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, राइट। चलो तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।